जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं ARDL को इंटीग्रेशन के स्टेप्स की गाइडलाइन के बारे में कि कब हम ARDL को यूज़ कर सकते हैं और उसमें क्या कुछ की इंसाइट्स हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ARDL को हम कब यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन के ऊपर हमारे पास आ जाता है कि जब आपके पास जो टाइम पीरियड है वो लेस देन 30 ऑब्जर्वेशन आ रहा हो। अगर आप ईयरली डाटा ले रहे हैं और आपके पास ऑब्जर्वेशन 30 से भी कम आ रही हैं, या अगर आप क्वार्टरली डाटा ले रहे हैं तो अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन 120 से भी कम आ रही हैं, तो उस सूरत में हम जो है ARDL को यूज़ करके को इंटीग्रेशन देख सकते हैं, क्योंकि जोहानसन की ये कंडीशन होती है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो 30 से सिग्निफिकेंटली ग्रेटर है। तो तभी उसके जो एस्टिमेट हैं वो बेटर हमें जो है रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ये इम्प्लीसिट है कि ये मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि हमारे सारे वेरिएबल I1 हैं, नॉन स्टेशनरी हैं एट लेवल के ऊपर। इसके साथ साथ ARDL उस वक्त भी यूज़ की जा सकती है व्हेन वी हैव मिक्स्ड ऑर्डर ऑफ जो है इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाए, यानी हमारे पास I1 वेरिएबल भी हों और I0, जिसको हम स्टेशनरी वेरिएबल भी कहते हैं एट लेवल, वो भी हमारे पास हो। यानी हमारे पास 3 या 4 वेरिएबल है तो उनमें से एक आधा वेरिएबल, फॉर एग्जांपल जैसे एक्सचेंज रेट है या कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो कि स्टेशनरी आ रहा हो एट लेवल, तो उसको भी हम को इंटीग्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं ARDL अप्रोच के अंदर। तो यही इसका बेनिफिट है ओवर द जोहानसन अप्रोच, क्योंकि वो सिर्फ I1 वेरिएबल को लेकर ही लगाई जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ARDL जो अप्रोच है इसके जो कोफिशेंट है I1 वेरिएबल्स के वो लॉन्ग रन कोफिशेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई साथ में I0 वेरिएबल भी हमने ऑगमेंट कर दिया है अपने मॉडल के अंदर, तो उसका जो कोफिशेंट है उसको जब आपने इंटरप्रेट करना है तो उसको आपने शॉर्ट रन कोफिशेंट कहना है, दो कि वो को इंटीग्रेशन के अंदर ARDL में आ जाएगा, लेकिन उसका जो कोफिशेंट है वो इंटरप्रेट होते हुए लॉन्ग रन कोफिशेंट नहीं कहलाएगा बल्कि शॉर्ट रन कहलाएगा। और यही इसकी टेक्निकलिटी है। इसी तरीके से जो I2 हमारे पास सीरीज है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते ARDL में, जैसे हम जॉनसन में भी नहीं लगा सकते। इसका एक हैक ये होता है कि हम उसका डिफरेंस ले लें, हमारे पास जो भी I2 वेरिएबल है वो फिर I1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने एक वीडियो भी बना रखी हुई है, ट्रायल एंड एरर विद I2 वेरिएबल्स, और उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है वीडियो के अंदर, तो आप उसको देख लेंगे हमने कैसे ट्रांसफॉर्म करना है एक I2 वेरिएबल को I1 के अंदर। तो वही स्टेप्स जो है हम ARDL में भी फॉलो कर सकते हैं आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट I2 सीरीज इनटू I1। इंटरप्रिटेशन के हवाले से भी अगर आप I2 को I1 में बनाते हैं उसका डिफरेंस लेने के बाद, तो जो उसका कोफिशेंट आएगा वो लेवल जैसा है, यानी 1% इंक्रीज इन कैपिटल प्रोड्यूसेस दिस इफेक्ट ऑन GDP। इस तरीके से उसको इंटरप्रेट नहीं करना, बल्कि वो 1% नहीं है बल्कि वो उसका ग्रोथ रेट होगा, यानी 1% ग्रोथ ऑफ कैपिटल प्रोड्यूसेस दिस इफेक्ट ऑन GDP, यानी जो भी उसका कोफिशिएंट है। तो उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है जब आप नेचुरल लॉग ले लेते हैं, क्योंकि अब वो आपने लेवल पे उसका लॉग नहीं लिया बल्कि आपने डिफरेंस के ऊपर जब आप नेचुरल लॉग लेते हैं तो वो उस वेरिएबल का ऑलमोस्ट वो ग्रोथ रेट बन जाता है मैथमेटिकली। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि हमने कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने देखना है। तो ये स्टैंडर्ड स्टेप्स ही हैं। पहले आप यूनिट रूट सारे वेरिएबल्स का चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप लैग लेंथ क्राइटेरिया ARDL के हवाले से चेक करेंगे, और उसके बाद जो है आप को इंटीग्रेशन टेस्ट जो है बाउंड टेस्ट उसको जो है अप्लाई करते हैं, और उसके बाद आप उनके जो लॉन्ग रन एस्टिमेट्स हैं उनको निकाल देते हैं। और एंड के ऊपर अगर आप कोई डायग्नोस्टिक कसम और कसम स्क्वायर टेस्ट हैं, अगर आप इनको अप्लाई करना चाहे कोफिशिएंट्स के ऊपर या ऑटो कोरिलेशन वगैरह, तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम इनको वन बाय वन ई व्यूज़ में देखते हैं। तो ई व्यूज़ के अंदर हमने जो पहले से डाटा सेव कर रखा है उसी को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर जाके हमने ये अनटाइटल में एक डाटा को सेव कर रखा है, इसको हम ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास ये डाटा आ गया है।
इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास वाई जीडीपी है, लेबर है, कैपिटल है। इसका हमने ऑलरेडी यूनिट रूट चेक कर रखा है। वाई और एल जो है वो लेवल के ऊपर I1 है, और के जो है ये हमारा डबल यूनिट रूट था, यानी इस ये I2 है। तो हम के को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं के को। यहाँ पे आपने जाना है जनरेट सीरीज में, और यहाँ पे आपने लिखना है डी के, और ये सारे वेरिएबल हमारे पास लॉग फॉर्म में है। आप लॉग यहाँ पे भी ले सकते हैं किसी वेरिएबल का कमांड में। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल आप एल के इज इक्वल टू लॉग ऑफ के लिखते हैं, तो अगर आपने पहले से लॉग नहीं लिया हुआ तो आप यहाँ पे भी उन वेरिएबल्स का लॉग ले सकते हैं। तो आप ओके करेंगे तो उसकी लॉग की सीरीज जनरेट हो जाएगी। लेकिन चूंकि मैंने इनका ऑलरेडी एक्सेल में लॉग ले रखा हुआ है, तो मैं इसका लॉग नहीं ले रहा यहाँ पे। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसका एक डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि वो I1 हो। तो डी के इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे के जो कि लॉग फॉर्म में है, माइनस, और फिर आप के लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -1। तो जब आप यहाँ पे ओके करेंगे या एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब एक डिफरेंट सीरीज क्रिएट हो गई, जो कि जिसमें पहली ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही है, और जो बाकी है ये सारे अब लेवल पे नहीं है, बल्कि ये I1 सीरीज बन गई है। ये उसका डिफरेंस सीरीज है। तो अब हमने अपने एनालिसिस के अंदर इनको वन बाय वन ARDL में लेके चलना है। हमारे पास यहाँ पे इस वक्त कोई भी I0 वेरिएबल नहीं है, लेकिन आपके केस में अगर फॉर एग्जांपल अस्यूम करें कि लेबर आपके पास I0 हो, तब भी आप ARDL को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप I2 वेरिएबल के साथ ARDL को यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। I0 के जो कोफिशिएंट्स हैं लॉन्ग रन, वो लॉन्ग रन नहीं होते, बल्कि उनको एज ए शॉर्ट रन कोफिशिएंट एक्सप्लेन करना है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। हमारे पास सारे अब वेरिएबल I1 है जिनको हम यूज करेंगे। Y को मैंने सेलेक्ट किया, और इसके बाद मैंने लेबर को, और उसके बाद उसके डिफरेंस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि I1 है। अब इन तीनों का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एक ही जैसा, मैं ओपन करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वेशन में जाऊंगा। इक्वेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने मेथड्स के अंदर ARDL ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर लैग्स के ऊपर जाना है और उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास YLD के ये आपके सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ रही है, ऑप्शन भी आ रहा है। ऑप्शन के अंदर आप जाके मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया के हवाले से कायक, श्वार्ट, हनान या एडजस्टेड आर स्केयर, इनमें से कोई भी आप कर सकते हो। तो बिल्ट इन अकायक है, तो हम इसी को यूज करेंगे। आप एडजस्टेड आर स्केयर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर उसको जस्टिफाई करना है कि उसका क्या बेनिफिट है। स्पेसिफिकेशन के अंदर आपने दोबारा से वापस क्लिक करना है। यहाँ पे वो कह रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के हम लैग्स जो हैं डालेंगे ऑटोमेटिक सिलेक्शन में 4, और एग्रेसर भी 4 डालेंगे। तो आप इसी के साथ भी जा सकते हैं, या यहाँ पे इसको एनुअल डाटा है तो मैंने इसको फिर 3 कर दिया। आप 2 के साथ भी ट्रायल एंड एरर के जरिए से इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इसने लिखा हुआ है यानी नन, रिसेट, कांस्टेंट, कांस्टेंट, और ट्रेंड भी आ रहा है, और कांस्टेंट एंड ट्रेंड भी। तो बेहतर यही होता है कि टाइम सीरीज डाटा में आप पहले कांस्टेंट एंड ट्रेंड के साथ चेक कर ले। अगर आपके मॉडल में यहाँ पे, अब मैं ओके इसको करता हूँ, एस्टिमेट किया है, तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये एस्टिमेट्स आ गए हैं। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट और जो ट्रेंड है दोनों ही सिग्निफिकेंट आ रहे हैं एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी 5 पे तो नहीं है, लेकिन वो 10 पे आ रहे हो। हमें थ्योरेटिकली भी पता है कि इन वेरिएबल्स में एक ट्रेंड भी हो सकता है और उनका एक इंटरसेप्ट भी होता है इन वेरिएबल्स का। तो इसलिए फिर हम मॉडल के अंदर ट्रेंड और इंटरसेप्ट दोनों को ही लेकर चलते हैं। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये है कि आपने इसके व्यू में जाना है, और व्यू में जाने के बाद मॉडल सिलेक्शन समरी में जाके क्राइटेरिया ग्राफ के ऊपर क्लिक करना है कि हम अभी लैग लेंथ इसकी एक किस्म की सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये इनमें ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं मॉडल्स आ गए। आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, पिछले वाले टेबल को भी, इसको भी फ्रीज करके जो है इसको नेम दे सकते हैं। तो ये टेबल ग्राफ 1 ओके हो जाएगा। तो ये एज यूजुअल जैसे पहले ये सेव हो रहे थे, ये सेव होते जाएंगे। यहाँ से हमने क्या इन्फॉर्मेशन देखनी है कि जो मैक्सिमम जो है हमारे पास और मिनिमम उनके जो लैग्स की जो डिवीजन है 103 आ रही है, और जो मिनिमम वो बता रहा है वो 201। तो हम इनमें से किसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमें गाइड करता है कि हमने कौन से लैग डालने हैं। 103 के ऊपर इसकी वैल्यू जो है हाईएस्ट आ रही है अकाइक इन्फॉर्मेशन की, और जो इसकी है 201 उसके ऊपर मिनिमम आ रही है। तो इस तरीके से आप
जो है अपना लैग लेंथ मॉडल का सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं क्योंकि इसको हमने एज अ टेबल सेव किया हुआ है और ये आपकी अभी मेन आउटपुट है, इसको आपने नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलना है। तो जब आप लैग अपना सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके आगे फिर दोबारा आपने जाना है यहाँ पे और कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक के ऊपर क्लिक करना है। जब उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम ये पहले चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें एरर करेक्शन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एरर करेक्शन फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट उसमें हम लॉन्ग रन कोफिशिएंट और बाउंड टेस्ट भी देख लेंगे और बाउंड टेस्ट इसके अंदर भी आ जाएगा। तो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एरर करेक्शन फॉर्म के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए को इंटीग्रेशन इक्वेशन और इसका कोफिशिएंट आ रहा है -0.24। ARDL के अंदर इसकी वैल्यू -1 पॉइंट या -2 पॉइंट समथिंग भी आ सकती है, यानी ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। और जिसका ये मीनिंग होता है कि परपेचुअल जो कन्वर्जेंस है वो परपेचुअल है, यानी वो एवरी 2 ईयर या 3 ईयर्स जो है अकर होती है, या उसकी स्पीड जो है वो 200% या 300%, यानी उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपने देख लेना है कि उसकी जो कन्वर्जेंस है वो स्मूथली नहीं होती बल्कि कैसे होती है, वो परपेचुअल है। यानी अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रखी हो तो फिर आपको पता होगा कि बहुत सारे कन्वर्जेंस जो हैं वो स्मूथली कन्वर्ज नहीं करते इक्विलिब्रियम की तरफ, बल्कि वो क्या करते हैं, परपेचुअल होते हैं। ठीक है, ब्रेक्स के साथ टूवर्ड्स वो मूवमेंट करते हैं। तो अगर ये 1 से ग्रेटर आ रहा हो तो इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस किस्म की बन जाती है। जो आंसर में ये बात ट्रू नहीं है, वहां पे ये लेस देन 1 होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि टी वैल्यू पी वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि ये सिग्निफिकेंट है, यानी 24% ऑफ द एरर जो है वो पहले ही ईयर में करेक्ट हो रही है और रिमेनिंग का 24% जो है सो ऑन करेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रेंड जो हमने डाला है या जो सी भी डाला है वो भी इसमें सिग्निफिकेंट आ रहा है। और ये हमारे पास जो डी के है एक किस्म का वो शॉर्ट रन कोफिशिएंट बन रहा है उसका। तो यहाँ पे हमने अभी इनके कोफिशिएंट्स को नहीं देखना। नीचे अगर आप देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एफ बाउंड टेस्ट आ गया है, जो स्टैंडर्ड उसका को इंटीग्रेशन का टेस्ट है। तो ये वैल्यू आ रही है 7.87। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये लिखी हुई है 10% पे उनकी वैल्यूज दी। हम 5% पे अगर उसको सेलेक्ट कर लें या 10 पे आप उसको सेलेक्ट कर लें तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये उसका I0 है, यानी ये उसकी मिनिमम वैल्यू है और ये I1 उसकी क्रिटिकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो I0 और I1 ये उन दोनों से ग्रेटर है, यानी ये मिनिमम से भी ऊपर है और ये उसका जो I1 है मैक्सिमम अपर बाउंड जिसको कहते हैं उससे भी ये ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि हम रिजेक्ट करेंगे H0 को, नो को इंटीग्रेशन को, और इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि देयर इज अ को इंटीग्रेशन रिलेशनशिप एज पर बाउंड टेस्ट, जो उसकी एफ वैल्यू हमें ये बता रही है। ये I0 और I1 के अगर कोई वैल्यू दरमियान में आ जाए ना, 4 जैसे 4.19 और 5.06 के बीच में, तो वो इनडिसाइसिव जोन होता है, फिर हम नहीं बता सकते कि है या नहीं है। ठीक है, तो फिर हमें अल्टरनेट कोई जो है अप्रोच को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ये सिग्निफिकेंटली इससे ऊपर आ रही है तो हम इन दोनों को रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये इससे नीचे आ जाती इस वैल्यू से तो फिर हम जो है नो को इंटीग्रेशन की तरफ चले जाना था, और अगर इनके दरमियान में आती तो ये इंडिसाइसिव जोन है। इससे जो अगला स्टेप है हमारे पास वो दोबारा से आपने यहाँ पे व्यू में जाना है। ये हमने बाउंड टेस्ट और ECM टर्म को हमने देख लिया, तो कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में जाने के बाद आपने क्या करना है, लॉन्ग रन फॉर्म एंड बाउंड टेस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अब देख सकते हैं कि आपके पास कुछ जो है वेरिएबल्स जो हैं वो लेवल के ऊपर आ रहे हैं, जैसे ये लेबर है और यहाँ पे जो हमने कैपिटल ले रखा हुआ है उसका भी जो है कोफिशिएंट हमें नज़र आ रहा है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे वेरिएबल जो यहाँ पे लिखे आ रहे हैं लेवल इक्वेशन पे केस 5 जहाँ लिखा हुआ है L और D के, ये हमारे लॉन्ग रन कोफिशिएंट है। तो हम देख सकते हैं कि जो लेबर है इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन वो है इनसिग्निफिकेंट, वो उसकी पी वैल्यू है। तो जबकि जो डी के है जो कि अब ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लेवल के ऊपर I1 था, हमने इसको यानी खुद से क्रिएट किया I2 से I1, तो ये सिग्निफिकेंट आ रहा है पी वैल्यू और उसकी टी वैल्यू से पता चल रहा है। तो अब हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 1% ग्रोथ बढ़ने से कैपिटल स्टॉक की हमारी जो जीडीपी है वो 1.21% बढ़ जाती है। यानी इसको इस तरीके से अब इंटरप्रेट किया जाएगा। इसको हम ग्रोथ रेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये I2 था, हमने
उसको I1 बनाया, और ये चूंकि नेचुरल लॉग में डिफरेंस है तो वो ऑलमोस्ट ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों हमारे लॉन्ग रन कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास एक कोई स्टेशनरी सीरीज होती, फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल, और उसका कोफिशिएंट होता और वो सिग्निफिकेंट होता, तो फिर हमने उसको लॉन्ग रन नहीं कहना था। अगर वो I0 सीरीज होती तो हमने उसको कहना था ये हमारा जो है शॉर्ट रन कोफिशिएंट ही है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से देख लिया कि किस तरीके से ECM, बाउंड टेस्ट और जो लॉन्ग रन कोफिशिएंट्स हैं उनको जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी नीचे बाउंड टेस्ट की आप देख सकते हैं, दोबारा से वो वैल्यू आ रही है जो हमने पिछले स्टेप में देखी थी, तो वो यहाँ पे भी आ रही है, ECM के साथ भी आ जाती है और यहाँ पे भी आ जाती है। नेक्स्ट, अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि आप इनकी कोई कस्टम टेस्ट या इस तरीके का कोई भी आप जो है टेस्ट इनके ऊपर लगाना चाह रहे हैं किसी तो आप यहाँ पे रेसिडुअल टेस्ट के अंदर जाके फॉर एग्जांपल आप सीरियल कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं इनके दरमियान, तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको मैक्सिमम 3 लैक्स दे के ओके करेंगे तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हमें ये बता रही है उसकी F भी और ये 7 भी, कि देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और क्यों? क्योंकि हमारा जो H नोट है वो हमें यही सजेस्ट करता है कि नो ऑटो कोरिलेशन वो एक्सेप्ट हो रहा है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस तरीके से आप जो है दीगर किस्म की भी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक भी हो सकती है, जिसके अंदर आप जो है इनको चेक कर सकते हैं वॉल टेस्ट के ज़रिए से या ओमिटेड वेरिएबल। तो